जय हिंद। रूस में अभी 2 सम्मेलन होने वाले हैं, एक एससीओ का सम्मेलन और एक ब्रिक्स का सम्मेलन जो सितंबर में होगा। अब इस सम्मेलन को लेकर भारत, चीन और रूस इनके बीच कुछ खास कॉपरेशन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चीन का भारत के साथ हम दोनों का अभी अच्छा संबंध नहीं चल रहा है बॉर्डर इशू को लेकर। लेकिन इन दोनों ही संगठन में रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है और भारत भी शामिल है। तो पहले हम लोग एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं एससीओ संगठन का, फिर समझेंगे कि इस पर क्या विवाद उत्पन्न होने वाला है। देखिए, एससीओ जो संगठन है इसका पुराना नाम था संघाई 5। संघाई 5 की स्थापना 1996 में हुई थी, लेकिन 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया तो इसका नाम रख दिया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्टकट में एसईओ बोलते हैं। अब ये एसईओ जो है इसमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, या तो चाइनीज है नहीं तो ये वाली आपकी रशियन भाषा है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है हम चाइनीज जानते हैं ना रशियन जानते हैं, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पर। लेकिन 2017 में एक अस्थाना एग्रीमेंट हुआ था। अस्थाना जो था एक्चुअली उस समय कजाकिस्तान की राजधानी थी, जो अब बदल के नूर सुल्तान हो चुकी है। तो अस्थाना एग्रीमेंट में क्या किया गया था, जब ये संगठन की जो बैठक थी वो अस्थाना में हो रही थी, तो रूस ने कहा था कि ये जो संगठन है इसमें भारत को भी आना चाहिए। तो चाइना ने कहा कि जब भारत को आना चाहिए तो फिर पाकिस्तान को भी आना चाहिए। तो इन्हीं संगठन में इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया। जब इन दोनों को शामिल किया गया अस्थाना एग्रीमेंट के बाद, तो इस तरह से अभी वर्तमान समय में एससीओ के कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 8 देश हो गए। देखिए, इसका जो मुख्यालय है, आप भले इसका नाम संघाई सहयोग संगठन है, संघाई है, लेकिन मुख्यालय संघाई में नहीं है, बल्कि इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। अब यह संगठन चीन के नेतृत्व में बताया गया है। चीन इस संगठन के माध्यम से एशिया के लोगों को एकत्रित करके खुद सुपर पावर का लीडर बनना चाहता है, और यूरोप और अमेरिका की जो उभर रही नाटो जैसी शक्तियां हैं, यूरोपीय यूनियन है, उसको काउंटर करके लिए इधर से ये देखना चाहता है। अब इस संगठन में भारत भी सदस्य है, क्योंकि एशिया में ये रहता है, तो अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए तथा व्यापारिक संबंध के लिए भारत इसका भी सदस्य है। अगर आप ज्योग्राफिकली मैप में देखिएगा तो ये काफी महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है। केवल इसमें अगर आप तुर्कमेनिस्तान को छोड़ देते हैं तो ये एरिया जो है, इतना बड़ा एरिया, ये पूरा आ जाता है संघाई यानी एससीओ में आ जाता है। यहाँ पर इसमें बीच बीच में छोटे देश नहीं आते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को छोड़ के, लेकिन इधर के मेजर 8 कंट्री आ जाते हैं। यहाँ से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया से आ जाते हैं। सर, रूस आ गया, अब चाइना और भारत आ जाते हैं। अब इनका बैठक जो होने जा रहा है वो सितंबर में है, मॉस्को में, यहाँ रूस में इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रूस इस बार इसका होस्टिंग करेगा। इस एससीओ के 8 देश अपने अपने देशों में से एक अजूबा की श्रेणी देते हैं। सब जैसे हम लोगों की ओर से स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, वो संघाई के जो 8 जो वंडर्स हैं उसमें शामिल किया गया है। हर देश के अपने अपने भी है। लेकिन इस एससीओ के पीछे चाइना जो है अपने BRI प्रोजेक्ट को, जिसे वन बेल्ट वन रूट भी कहते हैं, उसको ये लॉन्च करना चाहता है। ये पूरी दुनिया में एक रूट बनाना चाहता है। ये रेड वाला जो रूट है ये सड़क के माध्यम से ले जाना चाहता है, ब्लू वाला समुद्र के रास्ते से। एक्चुअली ये क्या है, सिल्क रूट है, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भले देख सकते हैं। तो ये इसको दोबारा चालू करना चाहता है, और इस पे जितने देश आते हैं उन देश को कर्जा देता है, वहाँ बिजली घर बनाता है, बहुत सारे चीज़ों को काम करता है। इसी सिलसिले में ये क्या किया है, यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते CPEC भी बनाया, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यहाँ पर। तो इस पे ये कई सारे बिजली घर, पावर प्लांट इत्यादि को लगा रहा है, यहाँ बंदरगाह डेवलप कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी देश BRI प्रोजेक्ट में आते हैं उनको इतना कर्जा ले लेना पड़ता है कि वो हमेशा अब चाइना के हिसाब से रहते हैं। जैसे आप अपने जीवन में भी देखिए, अगर आप किसी से कर्ज ले रखे हैं तो वो इंसान कितना भी गलत करेगा, आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाते होंगे जब तक कर्ज नहीं चुकाते हैं। इसी को चाइना समझ लिया अच्छे से, इतना कर्ज दे देता है कि कभी आप चुका ही ना सके और कभी भी चाइना के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। अब भारत को इसमें एक विरोध है कि भाई हम BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो POK का एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से आप लेके जा रहे हैं ये सड़क। तो भारत भी ये विरोध दिखा रहा है। रसिया, इंडिया और चाइना के बीच एक और संगठन है जिसे RIC कहते हैं। RIC की जो समिट हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें रसिया, चाइना, इंडिया तीनों थे। अब इस संगठन में भारत काफी उम्मीद से गया था रसिया में कि रसिया इसमें हमारे लिए काफी अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। वो चाइना को समझाएगा कि तुम गलवान जैसे एरिया में क्यों डिस्प्यूट को जन्म दे रहे हो। लेकिन क्या हुआ, इसके उल्टा हो गया। रूस इस पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया। रूस ने कहा कि दोनों देशों को संयम से काम करना चाहिए। अब इसमें रूस की भी एक परेशानी है। रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी रहती है हथियार पर, और मतलब हथियारों की सप्लाई पर। वो हथियार वगैरह बेचता है, और पेट्रोलियम पर। आप जान रहे हैं पेट्रोलियम का डिमांड गिर गया है, और रूस के पास इतना पैसे नहीं है कि वो नए हथियारों को ले। आप देखिए, रूस का सबसे अच्छा पार्टनर भारत भी अब हथियारों के मामले में इजराइल, फ्रांस और अमेरिका पर निर्भर होते जा रहा है। इसलिए रूस के सामने भी मजबूरी है,
है वो चाइना का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका यूरोप वाले तो वैसे ही रूस के विरोध में रहते हैं। इंडिया भी अब रूस से उतना अच्छी सी दोस्ती नहीं कर रहा है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो नमस्ते ट्रंप होता है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आके चले जाते हैं, कुछ खास पता भी नहीं चल पाता है। तो ये हम लोग भी जो है ना धीरे धीरे अमेरिका की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए रूस को भी तो अपना देश देखना है ना, वो भी भारत की ओर उतना खुल के नहीं आ रहा है जितना वो पहले कभी आ जाता था। इसलिए वो चाइना से कुछ खास मतलब दबाव नहीं बनाया। अब इसीलिए भारत कह रहा है कि इस बार जो हम वहाँ जाएंगे बैठक में, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में, उस वक्त वहाँ पे भी जाने से कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी चाइना अपने वन बेल्ट वन रूट को ही थोपेगा। अब भारत वहाँ चला गया तो भारत के लिए निगेटिव ये हो जाएगा कि हम चाइना के पास बातचीत के टेबल पर जा रहे हैं। अब भारत के साथ कंफ्यूजन है कि वो जाए तो किस तरह से, आखिर वहाँ जाने के मतलब क्या है कि हम चाइना के आगे झुक रहे हैं, हम क्यों बात करेंगे। आप देखेंगे आरआईसी की बैठक में भी अगर गए थे हमारे यहाँ राजनाथ सिंह, तो वो चाइना के किसी भी डेलीगेट से मिले नहीं थे, कोई ऑफिशियली बात नहीं किए थे। हालांकि रूस और चाइना ने दोनों कोशिश किया था कि दोनों के बीच में बातचीत हो, लेकिन भारत का कहना है कि जब तक आप बॉर्डर से पीछे नहीं हटेंगे हम कोई बात नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि रूस में जो हो रहा है संगठन बैठक है जिसमें एससीओ और ब्रिक्स दोनों बैठक होने जा रहा है। अब रूस चाहता है कि दोनों बैठक को हम एक ही साथ कर लें। अब इसमें देखना है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जाते हैं कि नहीं। देखिए एससीओ में तो विदेश मंत्री जाते हैं, ब्रिक्स में तो ऐसे अमूमन यही नियम है कि प्रधानमंत्री को ही भाग लेना है। ब्रिक्स में ब्रिक्स की चर्चा अभी करेंगे, हालांकि कोरोना के बीच में हमको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से एससीओ में हमारे जयशंकर साहब को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने का मतलब हम चीन के आगे झुक रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि एस जयशंकर साहब को ब्रिक्स में भेज देना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स से हमारा सम्मेलन, ब्रिक्स देशों से हमको समझौता अच्छे रखना है। और एससीओ में एस जयशंकर साहब को नहीं जाना चाहिए, बल्कि विदेश मंत्रालय के किसी सलाहकार, जिसे इंग्लिश में जिसे सेक्रेटरी या सचिव के नाम से जानते हैं, सचिव को भेज देना चाहिए, क्योंकि सचिव जो होता है बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब ये लोग तो मंत्री लोग हो जाते हैं, तो यहाँ सचिव वगैरह को भेज देना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें नहीं लेना चाहिए, और एस जयशंकर साहब को ब्रिक्स में भेजना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स का जो मतलब समझौता है वो काफी महत्वपूर्ण है। हम ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए दुनिया के 4 देश जो थे ना, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया 2009 में, जिसका नाम रखा गया ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या था, बी से हो जाता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, लेकिन बाद में अगले साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, तो वो हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं, यहाँ देख लीजिए ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रसिया, चाइना, इंडिया आ जाते हैं, ये संगठन इसमें आ जाते हैं। अब ये इतने बड़े देश हो जाते हैं कि दुनिया के टोटल आबादी का, टोटल पॉपुलेशन का 40% यहीं रहता है। और रहेगा क्यों नहीं, इंडिया इसी में आ जाता है, चाइना इसी में आ जाता है, दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले तो इसी संगठन में चले आते हैं सब यहाँ पर। तो ये इसमें टोटल आबादी का, दुनिया का जो टोटल जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी का लगभग 25% यही 5 देश देते हैं। यानी अगर ये 5 देश हट गए ना, तो दुनिया समझिए 25% तो ऐसे ही रुक जाएगी, क्योंकि इनके पास जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है। अब भारत को इससे अच्छा संबंध बना के रखना, इसमें जो बैठक होते हैं वो हमेशा इनके नाम के हिसाब से होते हैं। जैसे इससे पहले ब्राज़ील में हुआ था, तो अब रसिया में होगा, रसिया के बाद अगले साल इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। मतलब जिस तरह से इनका सीक्वेंस है उसी तरह से इन यहाँ पे बैठक भी होती है। ब्रिक्स से भारत को बहुत बेहतर संबंध बनाना है, क्योंकि कोरोना जब खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर देश दौड़ेगा, या तो वो एशियाई विकास बैंक के पास दौड़ेगा, आईएमएफ के पास जाएगा, या तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। अब ये बैंक कर्जा देंगे कहाँ से भाई साहब, ये कब दे देते हैं, जब किसी खास आदमी को जरूरत होता है। यहाँ तो पूरी दुनिया दौड़ेगी इनके पास। तो कोरोना के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने ब्रिक्स का अपना बैंक बना के रखा है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो चीन के संघाई में है। हालांकि इस बैंक में जितने भी देश हैं उनका पावर जो है वो एकदम सेम है। तो हम लोग को ब्रिक्स से संबंध अच्छा रखना है, इसीलिए हमें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना पड़ेगा। एस जयशंकर साहब को भेजना चाहिए वहाँ ब्रिक्स में, लेकिन एससीओ में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि चीन को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक बल मिल जाएगा वहाँ पर। अब हम लोग अगर इससे संबंध बना के रखेंगे तो एनडीबी के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा लोन ले सकते हैं और हम अपनी जो खोई हुई अर्थव्यवस्था उसे दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। जो एससीओ संगठन है वो एशिया में एक तरह से आप कह लीजिए तो उससे 2 लोग नाराज हो जाते हैं। एक क्वाड ग्रुप नाराज हो जाता है जो अमेरिका के नेतृत्व में, और नाटो भी नाराज हो जाता है। क्वाड जो है वो एक्चुअली 4 देशों का ग्रुप है, जिसमें इधर इंडिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आ जाते हैं। आप अगर नक्शा देखते होंगे, जिस नक्शे को आप लोग यूज करते हैं जनरली, तो वो अटलांटिक महासागर को ध्यान में रख के बनाया गया, तो इसलिए अमेरिका उधर दिखता है। हम यहाँ प्रशांत महासागर को बना दिए हैं। एक्चुअली इनके बीच में एक बहुत बड़ा सागर प्रशांत महासागर यहाँ पे। तो
ये लोग मिलकर काउंटर करना चाहते हैं चाइना को। लेकिन अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेते हैं तो ये इनडायरेक्टली क्वाड के लोगों को लगता है कि एक और आप कह रहे हैं कि हमें चाइना को काउंटर करना है, फिर दूसरी ओर आप जाके शंघाई उसमें भी भाग ले लेते हैं, और साथ ही ये क्वाड ग्रुप में आपका ये 4 आते हैं। इसके अलावा 30 ग्रुप वाला नाटो भी नाराज है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 30 कंट्री सदस्य हैं, इसमें 30 देश शामिल है। ये एक तरह का सैन्य संगठन है जिसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ देखेंगे तो ये उत्तरी अटलांटिक से सटने वाले देश हैं जो यूरोप में और उधर सटते हैं। इनका सैन्य संगठन है। इनका समझौता गजब का है कि ये इस 30 देशों में से अगर किसी एक पर कोई दूसरा देश हमला किया तो 30 मिल के मारेंगे। इसलिए आप देखिएगा लीबिया में सब मिल के लड़ रहे हैं। इराक की लड़ाई याद कीजिए, वहाँ पर ईरान पर भी देखिए चारों ओर से सब एक ही साथ घेरते हैं सब, चाहे वो सीरिया हो जाए। तो ये लोग क्या है कि अपना संगठन है, तो ये क्या कहते हैं कि भाई हम लोग जो इधर संगठन बनाए हैं, एक्चुअली में जो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बनाया गया था, चाइना उसको ध्यान में रख के बताया था कि नाटो को हम इस एशिया से बैलेंस करेंगे कि रूस में अब वो शक्ति नहीं रह गई है। अब इन लोग को भी एक खराब ये लगता है कि एससीओ वालों ने मिलकर क्या किया था, एक सेंटर नामक जो था वो एक युद्ध अभ्यास किया था रूस में। अब इस पहला युद्ध अभ्यास था जिसमें पाकिस्तान की फौज और इंडिया की फौज दोनों एक साथ युद्ध अभ्यास कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। ये ऐसा मौका था। तो इन लोगों को भी ये बात थोड़ी नागवार लगी कि भाई इंडिया, आप एक तरह से कहते हैं कि हम चाइना से त्रस्त है, फिर उसी से सहयोग संगठन में जाते हैं, भाग लेते हैं। हालांकि एसईओ जो है इसका कहना है कि हम कोई सैनिक संगठन नहीं है नाटो की तहत, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने छोटे छोटे देश हैं उनमें विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके ताकि वहाँ आतंकवाद न पनप सके। तो ये इनका अपना बात है। लेकिन चाइना के ओर जाने से हमको क्वाड ग्रुप को हम नाराज करेंगे और नाटो को भी नाराज करेंगे। उधर चाइना पीछे हटने का मतलब फिंगर 4 वाले एरिया से जो पांगसो लेक है वहां से हट मतलब कुछ खास पीछे नहीं हटा है, और वो उत्तराखंड के पास भी अब अपनी फौज को बढ़ाते जा रहा है। उत्तराखंड नेपाल के पास जो लेपू लेक काला पानी का एरिया है उस साइड में मानसरोवर के पास, वो वहां पर भी अपनी फौज को बढ़ाते जा रहा है, और वहां लगभग 50,000 के आसपास में फौज को ऐसा बताया जा रहा है कि वो वहां पे पीछे रखा हुआ है। एक तरह से तो हम कहते हैं कि जो चाइना का जो स्टैंड ऑफ है ना कि भाई साहब अगर 1 साल और चल गया ना, 1 साल और, तो इतना तो समझिए कि दोनों परमाणु संपन्न देश है, दोनों लड़ेंगे नहीं। लेकिन 1 साल अगर ये स्टैंड ऑफ चल गया तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। आप भले हमारी शब्दों को पकड़ के कह रहे होंगे कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन दूर तक सोचिए, क्या हम लोग अगर चाइना से इतना स्टैंड ऑफ नहीं होता तो इतना जल्दी में हम हथियारों की सप्लाई ले पाते? क्या हम लोग रफाल तुरंत ले आ पाते? उतने हैवी मिसाइलें ले आ सकते थे? हम लोग इस कोरोना के बीच में क्या जहाज खरीदने रूस जा सकते थे? क्या हम एक्स्ट्रा PI-8 विमानों की ऑर्डर दे सकते थे? और चाइना के भूत उतारने के लिए कि ये आ रहा है भाई समुंदर में P-8I तो एक अपने था, जिस चाइना की जो सबमरीन थी पनडुब्बियां, उनको लगता था कि हमको कोई नहीं रोकेगा। भारत के पास A to Z चाइना की पनडुब्बियों का डाटा मिल गया कि भाई कौन सी पनडुब्बी कहाँ है। अब क्या है कि वो विमानों से देखता है भारत, अब विमान की रफ्तार तेज होती है तो थोड़ा आगे निकल जाती है, तो उसके लिए भूत उतारने के लिए है रोमियो। ये रोमियो आएगा ना तो चीन की सारी अय्यासी उतार देगा यहाँ पर। अब ये आ रहा है, अब ये रोमियो हेलीकॉप्टर नीचे देखेंगे तो इसमें गोल सा दिख रहा होगा, ये इसका रडार सिस्टम है और ये काफी एडवांस वर्जन है। 1 साल और अगर चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल गया तो इतने ना मॉडर्न हथियार आ जाएंगे कि जो 50 साल में सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए वो हम लोग 2 से 3 साल में बना लेंगे। तो एक तरह से जो स्टैंड ऑफ है उसका निगेटिव ही है, बट दूर से देखेंगे तो काफी पॉजिटिव इफेक्ट है कि हम लोग अपनी सेना पर बहुत ज्यादा अभी फोकस करके रखे हुए हैं। इतना हथियार आ जाएगा कि इसको समझाते समझाते बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बताएंगे जिसके एक एक पार्ट्स को समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अगर केवल हिंद महासागर में रोमियो को तैनात कर दिया जाए और P-8I को तैनात कर दिया जाए तो किसी के बाप की औकात नहीं जो हिंद महासागर पर डोमिनेट कर सके। ये इतने जरूरी है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।